नमस्कार। देश की बात में सबसे पहले बड़ी खबर इस समय गुजरात से जुड़ी हुई आ रही है। 2002 के दंगा में नरोदा गांव के पास जो सारे आरोपी थे वो बरी कर दिए गए। अहमदाबाद के नरोदा पाटिया ये इलाका था। इसमें बाबू बजरंगी को बरी किया गया है। नरोदा पाटिया में 11 लोग मारे गए थे। माया कोडनानी भी इस पूरे मामले में बरी कर दी गई हैं। आपको बता दें जो ये दंगे हुए थे 2002 में गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के बाद जिस तरह से हिंसा फैली थी, उसमें एक मामला नरोदा पाटिया का भी था और इसमें कई लोगों की जान गई थी। लेकिन जो ये मामला है इसमें 11 जो लोग थे जो 11 लोग थे उनको बरी कर दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि बाबू बजरंगी के साथ माया कोडनानी उनको भी बरी कर दिया गया है। ये आपको बता दें अहमदाबाद के पास नरोदा पाटिया इलाका था। ये मामला बहुत चर्चा में आया था। माया कोडनानी को भी लेकर मंत्री भी रही थी, फिर हिरासत में इनको लिया गया था। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि किस तरह से जो सारे 11 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। तमाम जो इस आदेश के डिटेल्स हैं वो जैसे मिलेंगे आप तक बताएंगे। लॉयर जो है उनके वकील का क्या कहना है वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। उनका यही कहना था कि किस तरह से ये गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उसके बाद ये हिंसा भड़की थी और कई मामले सामने आए थे। ये जो हिंसा भड़की थी उसमें एक मामला नरोदा पाटिया का भी था जहां पर हिंसा हुई थी और 11 लोग जो इसमें थे वो बरी हो गए हैं। आइए सुनते वकील का क्या कहना है इसमें। साबरमती एक्सप्रेस पर जो कार सेवक वापिस आ रहे थे उनमें से 67 लोगों की निर्मम हत्या की गई। उसका प्रत्याघात पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। उसकी प्रक्रिया को, रिएक्शन की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा गांव में भी कुछ हादसे हुए जिनमें 11 लोगों की जान गई थी। कुछ मकानों को जलाया गया था, लूटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था जिसमें 153A मतलब दो कौम के बीच में वैमनस्य फैलाना, हत्याएं करना, लूटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे। सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। किसी को भी कोर्ट उठते तक की भी कोई सजा नहीं हुआ है। और आपको बता दें जो माया कोडनानी है वो मंत्री भी रही थी यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्रालय में, गुजरात सरकार में मंत्री थी और चुनाव जीतकर वो तब इस समय आई थी नरोदा में जिस समय ये पूरा मामला हुआ था। और ये अपने आप में बहुत अहम है। इसमें बाबू बजरंगी भी हिंसा के आरोपी, तब आरोप लगे थे सब पर, लेकिन अब कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया है। कोर्ट का जो पूरा फैसला आया है उसके डिटेल्स भी जैसे आएंगे दिखाएंगे। लेकिन इस समय की ये बड़ी खबर है। हम देश की बात में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो 11 आरोपी थे इस पूरे मामले में, 90 से करीब ऊपर लोग यहाँ पर इस हिंसा में मारे गए थे और जो ये आरोपी थे इन सबको बरी कर दिया गया है। तो ये बाबू बजरंगी के आप दृश्य देख रहे हैं और साथ ही माया कोडनानी के किस तरह से यहाँ पे हिंसा हुई थी। गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, उसके बाद गुजरात के कई शहरों में हिंसा देखने को मिली थी। भयावह हालात हुए थे और उनमें से एक मामला ये था जब नरोदा पाटिया में, जो अहमदाबाद का ही एक इलाका है, वहाँ पर हिंसा हुई। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया है और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी इस पर हम आपको आगे देंगे। और आइए अब हम बात करते हैं तापमान की, जिसको हमने जो बढ़ रहा है तापमान, किस तरह से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कई राज्यों में बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल है। त्रिपुरा में तो राजकीय आपदा घोषित किया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर में भी अनाउंस हो गया, स्कूल बंद हो गए हैं। कई राज्यों ने कुछ दिनों के लिए स्कूल्स बंद किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ है।
मौसम विभाग ने लू और हीट वेव की चेतावनी दी हुई है। सरकारें सनस्ट्रोक और लू से बचने के लिए उपाय जारी कर रही हैं कि आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में ही एक जनसभा हुई थी, वहाँ पे 13 लोगों की मृत्यु हो गई। उमस वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बताया गया और कई लोग डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार भी पड़ गए थे। तो पानी पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए, लेकिन इस सब के बीच गर्मी से राहत हमें कौन दिलाता है? वो है बिजली। पंखे, कूलर, एसी जो बिजली से चलते हैं उनकी खपत रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ने जा रही है। इतनी ज़्यादा खपत अभी से ही हो गई है पिछले साल की तुलना में। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के अनुसार 18 अप्रैल को सबसे ज़्यादा पीक डिमांड थी, करीब 215.88 गीगावाट। अब तक देश में सबसे ज़्यादा पीक डिमांड पिछले साल 2022 में अप्रैल में 216 गीगावाट रही है। विश्लेषकों का कहना है कि बिजली की खपत इस वर्ष में ज़्यादा रह सकती है। आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से देश में सालाना आधार पर आपको बता दें, वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली की खपत 9.5% बढ़ी है। तो ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि इस गर्मी में एक दिन में 229 गीगावाट के स्तर को भी छू सकती है डिमांड। मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही कोयले आधारित संयंत्रों को पूरी क्षमता के साथ परिचालन करने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि घरेलू संयंत्र अपनी जरूरत के मुताबिक कोयले के आयात करें ताकि किसी भी मांग को पूरा किया जा सके। तो क्या स्थिति है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के भी आपको ये दृश्य दिखा देते हैं। तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में हीट वेव की चेतावनी है, मौसम विभाग ने दी है। और इस गर्मी में रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके तहत जब ट्रेन आती है, इस दौरान पानी के छोटी छोटी बूंदें बौछार सी कण हवा में घुलकर जो तापमान है उसको थोड़ा कम करते हैं। जैसे यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं या ट्रेन से उतरते हैं तो एक तरह से जो तापमान है वो कुछ उनको ऐसा मिलता है कि बिल्कुल वो उसको झेल सकें। तो यहाँ पे तमाम करे हुए हैं। लेकिन बिजली की खपत क्या स्थिति है, हमारे साथ दो खास मेहमान आपको बता दे हैं। हमारे साथ हैं अनिल राजदान, पूर्व बिजली सचिव, और साथ ही BM वर्मा, पूर्व अध्यक्ष झारखंड राज्य बिजली बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। राजदान साहब, पहले मैं आपसे ही समझ लूं, आप किस तरह से आंक रहे हैं इस समय स्थिति को, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है? आपने बिल्कुल सही पिक्चर सामने रखी है कि तापमान काफ़ी बढ़ रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस दफ़ा शायद ज़्यादा गर्मी होएगी। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही इस बारे में तैयारियां करने के लिए या प्रिपेयर्डनेस करने के लिए सतर्क कर दिया था सब राज्यों को और सारे यूनिट्स को। इस मौसम का तो आपको पता ही है कि वेरिएशन चलेगा, कहीं गर्मी से तूफ़ान भी आ सकते हैं, मगर अभी लू जो ख़ास तौर पे है जैसे चलती थी इस नॉर्दर्न रीजन में, वो अभी चलनी शुरू नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मगर इस सब के बिजली की जो आपूर्ति होती है उसको हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे जो हमारी आम तौर पे जनरेशन है, कल की भी जो जैसे जनरेशन थी, तो उसमें करीब 75% जो है वो कोयले की जनरेशन है और 2% लिग्नाइट की, मतलब 77% जो आपकी बिजली आ रही है वो कोयला या लिग्नाइट से आ रही है और 7% हाइड्रो से है, 3% न्यूक्लियर से है और गैस डीजल से 2% है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि विंड, सोलर आप कह सकते हो, इनसे करीब 10% है। और टोटल मिला के अगर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जिनको कहा जाए, जिसमें न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल सोर्सेज ये सारे शुमार हो जाते हैं, तो वो करीब 20% ही है। तो मतलब 80% जो आपकी आपूर्ति है
वो कोयला या लिग्नाइट से हो रही है। तो इसलिए कोयले की मात्रा, सही मात्रा में अवेलेबिलिटी, स्टॉक्स, उनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ये एक बहुत ज़रूरी बात बन जाती है। और जैसे कि पावर जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सेंटर पे है। सेंटर ने कोऑर्डिनेट करना है, और सही टाइम पे उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि आप अपने कोल स्टॉक्स, कोल के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी है आपने करना है, बिल्कुल सर। आप पूरे प्रबंध करके रखिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि कर दिया हो, लेकिन फिर हमारी स्थिति कैसी। हमारे साथ बीएम वर्मा जी बने हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष झारखंड राज्य बिजली बोर्ड। वर्मा सर, कोयले पे अभी भी हम लोग कोयले पे बहुत निर्भर है हमारा देश, उस लिहाज से, क्योंकि कितनी बारी जब बिजली की कमी होती है तो फिर कोयला आपूर्ति हो रही है कि नहीं, वो सवाल उठते हैं। आपका क्या आंकलन है, कैसी स्थिति में है हम लोग? देखिए, पहले तो यह है, स्थिति इतनी अलार्मिंग नहीं है कि उसके ऊपर हम करें। जैसे राजदान साहब ने बताया, पावर सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सबको वेव कर दिया, अलर्ट कर दिया है। दूसरा, जो पिछले साल, उससे पिछले साल जो 2 इंसिडेंट्स हुई, अक्टूबर 21 में जब पावर क्राइसिस हुआ, उस वक्त हम सडनली पकड़े गए थे। क्राइसिस हुआ, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंची, सॉल्व हुई। पर उसके बाद जो झटका लगा अप्रैल 22 में, जब दोबारा पावर क्राइसिस की सिचुएशन आई, यहाँ तक हुआ कि भी प्रधानमंत्री लेवल पे 600 ट्रेन स्टॉप की गई, पैसेंजर ट्रेन स्टॉप की गई, ताकि कोल मूवमेंट। तो अभी दोनों मिनिस्ट्रीज इस वक्त एक, जिसे कहते हैं, रिहर्सल उनकी हो चुकी है, कब क्या करना है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मेरा एक ये मानना है कि क्राइसिस होगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे ऊपर, कंट्रोल के ऊपर एक ही चीज़ है कि जनरेशन बढ़ाना। और ना हमारे पास गैस है, ना कोल है, ना गैस है, ना ऑयल है। तो हमारी डिपेंडेंस कोल के ऊपर है, कोल के ऊपर ज्यादा है। बिल्कुल, ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी पिछले साल जो 2 अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, और दोनों में प्राइम मिनिस्टर तक ऊपर पहुंचा, एक रियलाइज कर दिया लग गया है कि कोल के बिना हमारा गुजारा नहीं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं राजदान सर। इसमें ये सवाल ये भी है फिर कि जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा CO2 एमिशन में भी हम सबके दायित्व है, हमारे देश के भी उसमें दायित्व है, लेकिन जो प्लांट्स बन रहे हैं, नए प्लांट्स, क्योंकि उनकी जरूरत भी है, वो बहुत कई सालों की देरी से, कई मैं पढ़ रही थी 10 साल की देरी से बन रहे हैं। वहां पे क्या स्थिति है, आपका आंकलन? देखिए, जो कि मेन NTPC जो मेजर सेंट्रल पावर प्रोडक्शन कंपनी है, उसके प्लांट्स की तैयारी में कोई देरी नहीं हो रही है। और आगे भी उन्होंने इस साल के भी प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं कि इस साल वो और कैपेसिटी एडिशन कोल की करेंगे, काफ़ी सब्सटैंशियल। सो अब रही बात के पीछे कुछ झटका लगे था, कुछ जो ये कोल स्कैम नाम से एक हवा खड़ा कर दिया गया था कंट्री में, कुछ और जो प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर रहा था, कुछ देर उसको काफ़ी झटका रहा जी। और इसमें मैं समझता हूँ एक तरह की रुकावट आई थी प्लान्स में। तो अब वो सब हमारे पीछे चला गया है। जो प्राइवेट कोल कंपनीज़ हैं, जिनको के ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं, जो नीति को इम्प्रूव किया गया है, उनकी भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले सालों से जी। और कोल इंडिया का भी काफ़ी इजाफा हुआ। और उन्होंने NTPC को भी कहा है कि शायद अगले साल वो उनको 4% ज़्यादा कोल देंगे। बिल्कुल, बहुत मगर अहम मैं बात समझता हूँ कि ये जो 4% ज़्यादा है, इस फिगर को हमें मैच करना पड़ेगा कि पावर डिमांड में कितनी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये करीब आपको मैच करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आप माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको रोक रही हूँ ऐसे बार बार, लेकिन वाकई में
आप दोनों की बातचीत से आभास ये हो रहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है हालात पर नजर बनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देश की बात में एक और अहम खबर। असम युवा कांग्रेस की अध्यक्षा अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अंकिता दत्ता ने उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अब इस मामले को लेकर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी असम के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर समयबद्ध तरीके से खुद मामले की जांच की बात की। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब तक वो पुलिस में शिकायत नहीं करती मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने अंकिता दत्ता के आरोप को पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश बताया। मुझे बताया जा रहा है अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अंकिता, आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या परेशानी आपको हुई। एक कांग्रेस की आप कार्यकर्ता रही हैं और मैं अपने सहयोगी को सुन रही थी कि आप जब से वहाँ पे आपने सक्रिय रही हैं, काफ़ी सारे कांग्रेस की जो रैलीज हैं सब में आप जुड़ती रहीं, आपने बहुत उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन अब ये क्या मामला हो गया, बताइए जरा। मैं आई एम इन द 4th जनरेशन ऑफ कांग्रेस। मेरे पूर्वज से लेके मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, हम सब कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसी श्रद्धा निष्ठा से मैं अपना काम कर रही थी। इनफैक्ट जब सोनिया जी के ऊपर स्टेटमेंट करा था असम के सीएम ने, उत्तराखंड में राहुल जी के पैटर्निटी के बारे में क्वेश्चन करा था, तो पूरे भारत में मैं एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष थी जिसने सीएम के पोस्टर पे काली कराई थी। तो अभी मैं अपने काम में मैं जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था मैं करती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि असम में एक ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने एज इंचार्ज भेजा जिसका पहले का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वर्धन यादव करके एक आईवाईसी सेक्रेटरी को असम में नियुक्त किया गया। वो तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। वो रामजस एडमिशन स्कैम में वो इन्वॉल्व थे और ऐसे क्रिमिनल आदमी को उन लोगों ने या आईवाईसी से श्रीनिवास जी ने उसको यहाँ इंचार्ज करके भेज दिया। यहाँ आने के बाद उनका व्यवहार मेरी तरफ बहुत ही खराब था। वो मेरे सामने, मेरे जो कॉलीग्स थे उनके सामने ये लड़की करके मुझे एड्रेस करते थे, या डॉक्टर दत्ता या अंकिता दत्ता ऐसे करके नहीं बोलते थे। फिर मैंने इस बारे में अपने आईवाईसी लीडरशिप को बोला, आईवाईसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके बोला कि ये आदमी मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये आईवाईसी सेक्रेटरी हो सकते हैं बट ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड ही इज अंकिता, आप जरा साफ करिए, तो ये श्रीनिवास के खिलाफ आरोप नहीं है, जो वहां पे सचिव है उनके खिलाफ आपने ये आरोप लगाए? नहीं, मैं बात कहाँ से शुरू हुई मैं आपको वो बोल रही हूँ कि मैं श्रीनिवास जी के पास वो कंप्लेन करने के लिए गई। फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। फिर जब रायपुर में, छत्तीसगढ़ में हमारा प्लेनरी सेशन हुआ तो मैं मेफेयर होटल के अंदर जा रही थी और श्रीनिवास जी बाहर आ रहे थे। तो जब बाहर आ रहे थे मैंने सोचा कि क्या बात है, हम लोग बात रिजॉल्व करते हैं। तो फिर उसके बाद श्रीनिवास जी ने मुझे सीधा ये बोला कि तुम क्या पी के ये ग्रुप में मैसेज डालता है, तुम दारू पीता है क्या, टकीला वोडका पीता है या टकीला पीता है। सो व्हेन ही मेड सच अ स्टेटमेंट मैं डर गई, मैं शॉक में थी, मैं चुप हो गई कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकमात्र महिला अध्यक्ष को ऐसे कैसे बात कर सकता है। कि जो बातें मैं मतलब जिस बातों का मैं विरोध करती थी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और उस बात को आप ये बोल रहे हैं कि मैं वोडका दारू पी के मैं ये सब कर रही हूँ। और ऐसा होता था, कोई भी डिसीजन लेने के लिए होता था, अगर एक पुरुष प्रदेश अध्यक्ष हुआ तो उसको इनकॉर्पोरेट करके डिस्कशन होता था। मुझे कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया था। मतलब मैं महिला हूँ, किसी भी डिसीजन मेकिंग में मेरा मतलब टू से समथिंग अबाउट इट, टू टेक माय पर्सपेक्टिव, ये सब लेना बंद कर दिया था। तो जब ये रायपुर वाला इंसिडेंट हुआ, आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज ट्रेम्बलिंग
एंड आई इमीडिएटली कंप्लेन टू द लीडरशिप कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे मेरे को बोला है और आप प्लीज इंक्वायरी कमेटी बैठाइए इस बारे में। अंकिता, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो असम कांग्रेस है वो कह रही है पार्टी की छवि खराब हो रही है, कांग्रेस जिस तरह से जिस दौर से इस समय गुजर रही है, आप क्या चाहती हैं? मैं बस 6 महीने से मेरे पास रिटन ईमेल्स है, 6 महीने से मैं यही कंप्लेन कर रही हूँ। जो व्यवहार, ह्यूमिलिएशन, मेंटल हैरेसमेंट श्रीनिवास बीवी जी और वर्धन यादव कर रहे हैं, और उसके बाद भी अभी भी कोई भी कुछ नहीं हुआ। मुझे पार्टी का छवि खराब करने का मतलब मुझे सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए इतना काम करा है और कंटिन्यूअसली करना चाहती हूँ। आज ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पार्टी छोड़ना चाहती हूँ। ये लोग ऐसे कुछ लोग हैं, श्रीनिवास बीवी और वर्धन यादव जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो लॉयल कांग्रेस के लोग हैं वो हट जाए। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स है उसमें मेरे मीम्स बना के सीएम के साथ फोटो लगा के वर्धन यादव अपने पर्सनल नंबर से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डिफेम कौन मुझे कर रहा है? पार्टी से मुझे कौन निकालना चाहता है? बिल्कुल अंकिता, आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और अंकिता की बात आपने सुनी, उनका ये कहना था कि किस तरह से उनके साथ मानसिक तौर पर वो प्रताड़ित हुई हैं और जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनकी सुनी नहीं है और व्यवहार ठीक नहीं रहा है। बहरहाल श्रीनिवास बीबी के ट्वीट किया, उन्होंने भी ट्वीट किया, जब एक व्यक्ति आरोप लगाता है तो ये सुनिश्चित करने के लिए जांच लें कि वो खुद तो दोषी नहीं है। कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर वही मचाते हैं जिनका मामला सबसे कमज़ोर होता है। तो फिलहाल हम अब देश की बात में एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको दिखाएंगे। तो देश की बात में अब बात करें कर्नाटक की। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद हत्या मामले की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के एक भड़काऊ बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी अतीक और अशरफ को गुरु मानते थे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इस पर अधिक जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी निहाल खितवई। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उन्हीं दिनों यहां कर्नाटका में हिजाब विवाद ने तूल पकड़ा था। हिजाब के समर्थन और विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। उत्तर प्रदेश में भी काफी हुआ, समर्थन में भी और विरोध में भी। जाहिर है इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ। हाल ही में अतीक अहमद नाम के एक गैंगस्टर की हत्या प्रयागराज में हुई उत्तर प्रदेश के। अब कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है तो उसकी गूंज यहां भी सुनाई देने पर लगी है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंगलुरु में, एक तस्वीर जारी की जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के स्टार कैंपेनर भी कर्नाटका विधानसभा चुनावों के लिए, उन्हें गैंगस्टर अतीक अहमद के साथ दिखाया गया है। शोभा करंदलाजे ने सवाल उठाए हैं कि ये साफ किया जाए कि अतीक अहमद का इमरान प्रतापगढ़ी के साथ क्या रिश्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को अपना गुरु मानते थे, अपना भाई मानते थे। इसके फौरन बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ एक तस्वीर जारी की। वो तस्वीर अतीक अहमद और नंद गोपाल उर्फ नंदू नाम के उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मौजूदा मंत्री की है और सवाल उठाए कि बीजेपी ये बताए कि नंद गोपाल उर्फ नंदू, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में,
उनके अतीक अहमद से क्या रिश्ते थे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि 2008 में जब विश्वास मत पर वोटिंग हो रही थी संसद में, उस वक्त अतीक अहमद ने किसके कहने पर, किसके इशारे पर और क्यों पार्टी लाइन से अलग हट करके यूपीए के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में वोट किया था? ये दो सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने, कर्नाटका कांग्रेस ने, और इसका जवाब मांगा है। यानी साफ है कि ध्रुवीकरण की कोशिश गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के नाम पर चल रही है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के चुनावों में इस बार करीब 5000 प्रोफेशनल्स राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, देखिए रिपोर्ट। इस बार बीजेपी ने कर्नाटक में 50 नए लोगों को टिकट दिया है। इसे राजनीति में एक नए चलन के तौर पर देखा जा सकता है, पेशेवर सियासी मैनेजर के तौर पर भी और स्वयं सेवियों के रूप में भी। बीजेपी इनकी संभावनाओं को बांधते हुए इन चुनावों के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों और टीचरों तक का सहारा ले रही है। स्मृति हरित्स एक यूनिवर्सिटी में काम करती है और वो बीजेपी के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही है। शुरुआत 2015 के घोषणा पत्र पर काम से हुई। वो कहती है कि राजनीति में काम करने के लिए बस जुनून की जरूरत होती है। There's no JD as such as long as you have a passion to, मेरे ख्याल से इस काम के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति में काम करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। लेकिन अगर आप में अपनी बात असरदार ढंग से कहने की सहूलियत है, लोगों के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो ये मददगार साबित होगा, क्योंकि आखिरकार राजनीति तो लोगों से जुड़ने का ही नाम है। आपके अंदर लोगों की सेवा का जुनून होना चाहिए। इसके अलावा समाज को बदलने की चाहत भी होनी चाहिए। you will always find a place in politics. यहाँ बहुत से नए लोग हैं, उन्हें इस तरह की मदद चाहिए। उन्हें चुनाव का प्रबंधन नहीं आता। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे लोग नहीं हैं जो जनता तक पहुँच सके। तो कुछ लोग आकर बताएंगे कि वो उनकी सारी समस्याएं चुटकी में हल कर देंगे, मूल मंत्र देकर सारा काम निपटा देंगे। केजी स्वामी मीडिया सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिज्ञ हैं। उनकी राय में सियासी अभियानों की तैयारी के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा उम्मीदवार के साथ उनका तालमेल भी होना चाहिए। ट्रस्ट मैटर्स एक्चुअली, नॉर्मली दे डोंट ट्रस्ट। भरोसा होना चाहिए। अमूमन 1-2 बैठक में आप पर कोई भरोसा नहीं करने लगेगा। पहले वो आपको छोटा मोटा कोई काम दे देंगे। एक बार हम उनके पास जाने लगेंगे तो भरोसा बढ़ेगा और फिर बड़ा काम मिलने लगेगा, वो चाहे सर्वेक्षण का काम हो या सोशल मीडिया का। लेकिन भरोसा हासिल करना भी एक चुनौती होती है। सूत्रों के हिसाब से अलग अलग राज्यों के करीब 5000 पेशेवर फिलहाल कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं और कई उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। मुझसे पश्चिम बंगाल, मुंबई, ओडिशा और भी कई जगहों से कम 40-50 राजनीतिक रणनीतिज्ञों ने संपर्क किया। सीधी सी बात है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कंपनीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका फायदा होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये एक पेशा है, उनके लिए एक कारोबार है। I don't know if they're effective or not. हालांकि कई नेता ऐसे नौजवान पेशेवरों पर दाव लगा रहे हैं जो सियासी राजनीति के मैदान में अपने कदम रख ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मैदान में पेशेवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इन लोगों को संगठनात्मक शासन आता है या ये महज सत्ता का फल चखने के लिए आए हैं? इसका सवाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो देश की बात में हाजिर है और अभी हमने देखा किस तरह से दिल्ली में कल ही एप्पल का स्टोर खुला है, कितनी हलचल है। एक दिन पहले मुंबई में खुला था और खासी जो जनता है, प्रशंसक है, वो पहुंच रहे थे। हमारे साथ खास मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपकी आज एप्पल के प्रमुख टिम कुक से मुलाकात हुई है, उत्पादन को लेकर, उनके निवेश को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कितना फायदा देश को हो सकता है जो ये एप्पल के स्टोर्स खुल रहे हैं हमारे देश में? एक तरह से एक सिंबल है कि जो भारत और एप्पल के बीच में जो एक पार्टनरशिप शुरू हुआ है पिछले 3-4 साल से, और उसका जो नतीजा हम देख रहे हैं कि आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 से इस पे जोर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर, कि आज हम अब बने हैं दुनिया के नंबर 2 देश जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और 2014 में हमारे भारत का ये सिचुएशन था कि भारत में जो कंज्यूम किए जाने वाले 82% मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे, और आज हम 100% फोन यहाँ पर बनाते हैं। और 2014 में जो हमारा एक्सपोर्ट होता था 0, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $10-12 बिलियन के मोबाइल फोन, एप्पल फोन, सैमसंग फोन भारत से दुनिया के कस्टमर, दुनिया के कंज्यूमर थे। तो जो एप्पल का भारत के साथ पार्टनरशिप हम आगे बढ़ाने की कोशिश में है, उससे काफी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, काफी सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। पिछले 3 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट हुए हैं एप्पल के इस इकोसिस्टम के अराउंड। एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो फॉक्सकॉन है, पेगाट्रॉन है, विस्ट्रॉन है, उनके फैक्ट्रीज में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 70% उस 1 लाख में महिलाएं को वर्क अपॉर्चुनिटी है। तो एक तरह से काफी एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप है। और मैं मानता हूँ कि टिम कुक के विजिट के बाद हमारा जो विजन है कि ये दुगना कितना होगा, और आने वाले सालों में एप्पल का काफी ज्यादा ब्रॉडनिंग और डीपनिंग उनके इकोसिस्टम के प्रोडक्ट का होगा भारत। बहुत अहम बात आपने बताई है कि किस तरह से 2 सालों में 1 लाख नौकरियां आई हैं और 70% महिलाएं। ये इस लिहाज से मैं ये भी जानना आपसे चाहूंगी, जो निवेश है वो कितना बढ़ेगा, उस लिहाज से आपका क्या आंकलन है? क्योंकि जो मैं कहीं पढ़ रही थी कि एप्पल का 7% प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में होने लगा है दुनिया भर के मुकाबले। तो निवेश बढ़ेगा तो और हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो निवेश के लिहाज से आप क्या बता सकते हैं? मैं अभी एक कोई नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है और मुझे उम्मीद भी है कि, और जो हम टिम कुक के बाद से इस तरह से एज्यूम भी कर सकते हैं कि भारत की और हम दुनिया के बड़े बड़े कंपनियां जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ऐसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत की और बड़े ट्रस्ट के साथ और बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहे हैं। ये जो 5-6 साल पहले ये था नहीं, और ये पोस्ट कोविड के इस नए दुनिया में, पोस्ट कोविड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक बदलाव आ रहा है, और दुनिया के देश भारत की और एक तरह से रिस्पेक्ट और के साथ देख रहे हैं, उससे मुझे तो पूरा उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में निवेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एप्पल का एक जो कॉन्ट्रैक्टर है फॉक्सकॉन, उन्होंने अनाउंस भी कर लिया है कि बैंगलोर के बाद देवनली में वो 300 एकड़ के एक नया प्लांट बनाएंगे। तो मैं स्पेसिफिक डेटा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि एप्पल के इस ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का एक अहम भूमिका रहेगा, आज भी है, और आने वाले सालों में इस जो प्रेजेंस है भारत का और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। अब 2 छोटे सवाल मैं कर्नाटक के पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप कर्नाटक में मौजूद हैं इस समय। वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चुनौती है, क्या आपका आंकलन है? देखिए, आपने देखा है यूपी में, आपने देखा है गुजरात में,
हमारे सरकार प्रो इनकम्बेंसी के एक तरह से हमारा कैंपेन थीम होता है प्रो इनकम्बेंसी। हम हमारे काम का एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं लोगों के सामने और एक बड़ा क्लियर, बड़ी स्पष्ट रूप से हम एक कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि हमारा विजन क्या है, हम राज्य को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य के लोगों को और युवाओं को, महिलाओं को नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रो इनकम्बेंसी, बड़ा स्पष्ट रूप से प्रो इनकम्बेंसी कैंपेन है। और हम हमारे आगे बड़े फेमस पार्टी है कांग्रेस, और उनके 60 साल का जो रवैया है, 60 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनके दूसरे प्रदेशों में जो उन्होंने किया है, प्रॉमिसेस, वादे किए हैं पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और अभी हिमाचल में हाल ही में, जो से वादे करते हैं और वादे नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है, इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी टू सी। और कांग्रेस का जो शूट एंड शूट एंड प्रॉमिस एंड वैनिश पॉलिटिक्स, तो एक तरह से हमारे साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार एक बड़ा डिसाइसिव मैंडेट हमें मिलेगा, क्योंकि लोग जान गए हैं कि एक स्प्लिट मैंडेट के कारण 2018 में हम सबसे बड़े पार्टी थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर उस मैंडेट को उन्होंने स्नैच किया। और हमारा इस बार प्रो इनकम्बेंसी कैंपेन में यही हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बड़ा स्पष्ट रूप से डिसाइसिव मैंडेट दे, ताकि आगे आने वाले 5 साल में हम राज्य को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर जुड़ने के लिए, अपना आंकलन देने के लिए कर्नाटक के लिए। तो देश की बात में फिलहाल हमें बता रहे थे किस तरह से एप्पल का जो निवेश बढ़ेगा, जिस तरह से उससे रोजगार और निवेश बढ़ने की भारत में पूरी उम्मीद है। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। साइबर अपराध आज के दौर की बहुत बड़ी समस्या है। साइबर अपराधी कहीं दूर बैठकर लोगों के अकाउंट्स खाली कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल अपराध के नए तरीके खोज रहे हैं और ऐसे अपराधियों तक पहुंचना, उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्ट ओपी मनोचा ने साइबर क्राइम से लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर इनकाउंटर किताब लिखी है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने डीजीपी अशोक कुमार से बातचीत किया, ये सुनाते हैं आपको। साइबर इनकाउंटर ये किताब लिखी है उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने और ओपी मनोचा ने। सर, साइबर इनकाउंटर आमतौर पर जो मुठभेड़ें होती हैं वो तो सुना है इनकाउंटर, लेकिन क्या है ये साइबर इनकाउंटर? ये कुल मिला करके साइबर क्रिमिनल से पुलिस का इनकाउंटर है। मतलब पुलिस की भिड़ंत है, पुलिस का आमना सामना है कि भाई कैसे इसमें जो है ना, इस किताब में हमने 12 साइबर क्राइम की कहानियाँ ली हैं और सभी क्राइम अलग अलग हैं, ठीक है, और उनको कैसे क्रिमिनल्स ने जो है विक्टिम को जाल में फंसाया, क्या उसका मोडस ऑपरेंडी रहा, कैसे फिर उस विक्टिम पुलिस तक आया, कैसे पुलिस ने केस को वर्कआउट किया, ये सब इसमें बताने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ ये टिप्स दिए गए हैं कि कैसे ऐसे साइबर क्राइम से बचा जाए। तो बेसिकली ये कि जो साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे लोग जागरूक कैसे हों, इसको लेकर एग्जैक्टली यही इस किताब का मोटिव है कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाना। सर, और क्या कुछ इस किताब में खास थोड़ा बताएं सर किताब के बारे में। किताब के बारे में यही है कि इसमें 12 रियल लाइफ स्टोरीज है। हर कहानी में अलग तरह का साइबर क्राइम लिया गया है और कैसे साइबर क्रिमिनल जो है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई जमताड़ा में बैठा है, कोई मेवात में बैठा है, कैसे विक्टिम को जाल में फंसाते हैं, कैसे हम लोग उनके जाल में आ जाते हैं, कैसे उससे बचा जाए और फिर कैसे उसको पुलिस वर्कआउट करते। क्योंकि आज की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज साइबर क्राइम है पुलिस का, और उससे पार पाना आसान नहीं है। उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप भी जान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में जागरूकता सबसे बड़ा उपाय है। खासतौर से जो छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ लोग अवेयर नहीं है। भाई छोटे शहरों की बात भूल जाओ, दिल्ली में क्या कम है? दिल्ली हो, बेंगलोर है, एकदम अनपढ़ से लेके हाईली टेक्निकल आदमी के साथ भी साइबर क्राइम हो रहा है जो, ठीक है। तो हमें हर आदमी को अलर्ट होना है कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, ऐसे ही हम इसमें टिप्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये किताब जो है, आजकल जिस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, कोई जामताड़ा में बैठा है, कोई विदेश में बैठा है और वहाँ से बैठकर लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, या फिर दूसरे तरह के जो साइबर क्राइम हैं उनको लेकर जो ये किताब है वो लिखी गई है। और ख़ास तौर पर से जो मकसद है इस किताब को लिखने का वो यही है कि लोग साइबर क्राइम को लेकर अवेयर हों। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मल्होत्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
देश की बात में खबर है, बात जम्मू की कठुआ के एक स्कूल की बच्ची जो तीसरी क्लास में पढ़ती है, जिसकी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना स्कूल अपील की है कि ठीक कर दे, और वो स्कूल ठीक हो गया है। आइए सुनते हैं। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना घर, ये स्कूल। और इस वीडियो के बाद बताया जा रहा है कि जो अधिकारीगण है पहुंच गए हैं और चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं। अब जाते जाते मौसम की आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में पूर्वोत्तर भारत में और किस तरह से गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक, लू की बात हो रही है। लेकिन उत्तराखंड में के कई इलाकों में आप देख सकते हैं हालात बदल गए। गंगोत्री और चार धाम की यात्रा यहाँ पर चल रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर यहाँ पर छा गई है। और ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं और उससे पहले वहाँ ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। हिमाचल के कई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। लाहौल स्पीति की घाटी में भी बर्फबारी हुई है। बहरहाल इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।